नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे सिंधी सीखे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे संस्कृत और संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि, जो सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि संस्कृत बहुत बोझ है, तो ऐसा कभी अपने दिमाग में मत लाइएगा। बिल्कुल क्रमवार हमारा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हम और इससे भी अच्छा देंगे, इससे भी आसान तरीके से देंगे, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, देखिए विसर्ग संधि, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये समझिए कि इसी को विसर्ग कहते हैं। ये जो दो बिंदु होता है, इसी को हम विसर्ग कहते हैं। नियम हमारा पहला कह रहा है, देखिए सूत्र पहला है विसर्जनीयस्य स। विसर्जनीयस्य स, बहुत ही आसान, जिसका कोई जवाब नहीं है। देखिए सूत्र कह रहा है कि विसर्जनीयस्य स, यानी विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है। यानी नियम क्या कह रहा है, देखिए विसर्ग के बाद यदि च या छ आए तो यह जो विसर्ग है यह तालव्य स बन जाता है आधा। दूसरा इसी में कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि ट या ठ आए तो यह जो विसर्ग है यह मूर्धन्य श बन जाता है आधा। फिर कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि त या थ आए तो यह जो विसर्ग है यह दंत्य स बन जाता है आधा। यदि उच्चारण स्थान वाला वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे तो देखिए, इन दोनों का उच्चारण स्थान तालव्य है और ये स का उच्चारण स्थान भी तालव्य है। इन दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है और ये वाला श भी मूर्धन्य है। इन दोनों का उच्चारण स्थान दंत्य है और ये स दंत्य है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मूर्धन्य वर्ण के साथ तालव्य वर्ण के साथ यदि तालव्य श हो तो उस स को हटा के विसर्ग लगाएंगे या विसर्ग का स बनता है। अरे ये स, ये विसर्ग, स विसर्ग। फिर कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि ट या ठ आए तो विसर्ग का स बनता है। यानी ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी उदाहरण में आपका ये स आधा, ये स आधा और ये स आधा हो, यानी तीनों स आधा आधा हो, तो आप संधि विच्छेद करते समय इन तीनों स को हटा के और विसर्ग लगा दीजिएगा। जैसे देखिए, हम चलते हैं एक उदाहरण लेकर के। दुहधन चरित्र, देख लीजिएगा विसर्ग के बाद, ये देखिए विसर्ग के बाद च है। ये कह रहा है विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का स होता है, तो ये च है तो ये विसर्ग स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा दुश्चरित्र। देख लीजिएगा, एक और उदाहरण देखिएगा। निह धन छल, देख लीजिएगा निह धन छल, ये विसर्ग के बाद छ आया है तो यह विसर्ग स बन जाएगा, तो ये हो गया निश्छल। आपको तोड़ना होगा, संधि विच्छेद करना होगा, तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसको हम हटाते हैं। इन शब्दों का जब हमें संधि विच्छेद करना है तो कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए दो तालव्य वर्ण एक साथ है, एक तालव्य स एक तालव्य वर्ण, ये तालव्य स और तालव्य वर्ण, तो बस इस स को हटाना है। स को हटाइए और विसर्ग लगाइए, ये संधि विच्छेद हो गया। आगे चलते हैं, इसका एक उदाहरण देख लीजिए। ततः धन ठकार, ततः धन ठकार। अब देखिए विसर्ग के बाद ये ठ आया है तो ये विसर्ग स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ततष्ठाकार। देख लीजिएगा, समझ में आ रहा हो, कुछ करना ही नहीं है। यदि संधि विच्छेद करना है तो बस स को हटाइए और यहाँ विसर्ग लगा दीजिए, ततः धन ठकार। एक स वाला उदाहरण देखेंगे। निह धन तेज। अब देखिए विसर्ग के बाद ये तो आया है तो विसर्ग का स बना है तो ये बन जाएगा निस्तेज।
अब देख लीजिए कुछ करना ही नहीं है। जब दंत वर्ण के ये दंत वर्ण है और इसके साथ दंत स आया है तो संधि विच्छेद करते समय इसको हटाइए, विसर्ग लगा दीजिए। यानी सबसे बेस्ट तरीका यही है विसर्ग संधि में श का कहीं भी श दिखे, अब ये नहीं कि संस्कृत में दिखे, संस्कार में दिखे, संस्करण में दिखे तो हटाएंगे, वहां नहीं, वो व्यंजन संधि है। यहां कहीं भी स दिखे तो उसको हटा के विसर्ग लगा लेंगे। आगे चलते हैं सूत्र दूसरे पे। सूत्र नंबर 2 वाशरी सूत्र है, वाशरी। अब देखिए एक स्वर प्रत्याहार पढ़े होंगे, तो स्वर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं स स स, यही तीनों स आते हैं। कह ये रहा है कि देखिए विसर्ग के बाद यदि तीनों स आए, तीनों स में से कोई एक स आएगा, विसर्ग के बाद ये स हो, ये स हो, ये स हो, कोई भी स हो, तो आप क्या करेंगे, इस विसर्ग को क्रमशः क्रमशः श श श बना देंगे। यानी कि इसके उदाहरण में एक स विद्यमान रहेगा और एक विसर्ग का श बनेगा, एक स विद्यमान रहेगा और एक विसर्ग का श बनेगा, एक स विद्यमान रहेगा और एक विसर्ग का श बनेगा। यानी 2 स एक उदाहरण में आएंगे, एक आधा होगा एक पूरा होगा। तो इस आधे वाले स को हटा के और आपको विसर्ग लगा देना है। देखिए हम हटाएंगे नहीं, यही लिख दे रहे हैं। देखिए निशंक। अब आप यहां से देख सकते हैं संधि विच्छेद कर लेंगे तो इस स को हटा के और विसर्ग लगा लेंगे तो हो जाएगा निर्धन शंख। एक और देख लीजिए, यहां भी हम नहीं हटाएंगे दोनों स को, चतुष्षष्ठी। देख लीजिएगा, अब ये करना क्या है, यहां के स को हटाइए और फटाक से यहां विसर्ग लगा दीजिए, चतुर्धन षष्ठी। यहां देखिए एक और उदाहरण, निस्सारम, निस्सार दिया है, निस्सारम। अब यहां देखिए 2 स एक साथ है तो इस स को हटाइए और विसर्ग लगा दीजिए। इस वाले नियम से 2 स का बोध हो रहा है। आगे चलते हैं नियम नंबर अगले पे, जो बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे। ई दू दू पधस्य चा प्रत्ययः। देख लीजिएगा बहुत ही आसान है, आपको सूत्र बड़ा दिख रहा है लेकिन ये भी एकदम बिल्कुल 0 लेवल का है। देखिए कह रहा है ई दू दू पधस्य चा प्रत्यय, इसको हम तोड़ दें तो देखिए ये ई है और ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण त थ द है, तो इसको पहला कर लीजिए तो त हो गया। अब यहां से ऊ निकाल लीजिए तो ऊ, अब ये भी अपने वर्ग का तीसरा द है तो इसको भी पहला बना लीजिए, ई त ऊ त। अब यहां से ऊ निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा उपधस्य। अब देख लीजिए इसको हम तोड़ दिए, ई तो ऊ तो उपधस्य। अब ईत मतलब ये तो इत संज्ञक वर्ण है, लोप कर दीजिए। यहां आप विसर्ग लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ई का मतलब छोटी, ऊ का मतलब छोटा ऊ। यानी कह रहा है, ये सूत्र कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद उपधा वर्ण, आप पढ़िएगा पूरा वर्ण, जीवा मूली और उपधमानी वर्ण हम पढ़ाए हैं आपको। तो उपधा में आते हैं क ख प और फ। देखिए यानी कह रहा है कि विसर्ग के पहले छोटी छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो, तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग, इसको हम स बना लेते हैं। ये षटकोण वाला स, जिसको आपके मूर्धन्य श के नाम से भी जानते हैं, मूर्धन्य श। यानी कि इसके उदाहरण में देख लीजिएगा, ये स क के साथ होगा, यही स ख के साथ होगा, यही स प के साथ होगा और यही स फ के साथ होगा। यानी क ख प फ के साथ यदि मूर्धन्य श हो और इस मूर्धन्य श के पहले छोटी या छोटा ऊ हो तो इन स को हटा के आप विसर्ग लगाएंगे, संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए हम मिटाएंगे नहीं, यहीं से उदाहरण आपको दिखा देते हैं एक एक। यहां मान लीजिए हम ले लें निष्कपट। अब देख लीजिए निष्कपट में कुछ करना ही नहीं है, स को हटाएंगे
और विसर्ग लगा देंगे तो निधन कपट बराबर निष्कपट। अब मान लीजिए यहां हम लिख दें दुष्खादति। अब कितना आसान है, देखिए ये सौ को हटाएंगे और विसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा दुहदन खादति। जैसे मान लीजिए एक ऐसे उदाहरण हम आपको दिखा दे रहे हैं, निहधन फल, निहधन फल। अब देखिए ये फ आया है, ये विसर्ग है और विसर्ग के पहले छोटी है तो ये जो विसर्ग है ये स बन जाएगा तो ये हो जाएगा निष्फल। आगे चलते हैं इसी क्रम में आपको लेकर के अगले सूत्र के तरफ। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप निसंकोच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम इसी तरह आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। देखिए अगला सूत्र कह रहा है हसी च, हसी च बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं विसर्ग संधि से। देखिए एक हस प्रत्याहार होता है तो इससे पहले कि देखेंगे कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ हो, इसका नियम कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ हो, अब विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार हो, हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार में चलेंगे तो ह य व र ल, और उसके बाद आएंगे अपने वर्ग का पांचवा य म ग ड़ न, उसके बाद झ भ घ ढ ध, और उसके बाद ज ब ग ड द। बस ये हस। जब अगर 10वां होता है तो 100 के पहले के वर्ण लेंगे, यानी इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से कि अपने वर्ग का तीसरा वर्ण जो ये तीसरा है, अपने वर्ग का चौथा वर्ण यानी ये जो चौथा है, उसके बाद पांचवा वर्ण और उसके बाद य र ल व। देख लीजिए क्रम से कर दिए, चूंकि माहेश्वर सूत्रों में ऐसे है। कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार मतलब अपने वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व। और सॉरी देखिए ये ह छूट गया था, ह हो, य र ल व ह हो। तो होता क्या है, ये जो अह वाला कंडीशन है यानी विसर्ग और अ मिलकर ओ हो जाता है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए हम एक ले लिए शब्द यशोदा, अब देख लीजिए ये आपका तीसरा वर्ण है और ये ओ बना है, ओ बना है, ओ को हटा दें तो ये तीसरा वर्ण है और ये देखिए यहाँ अ है तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ विसर्ग लगा देंगे। यशोदा बराबर यशोदा। एक शब्द और ले लीजिए, मान लीजिए हम लिख दिए मन धन ज। अब ये देखिए ये विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद अपने वर्ग किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, ये तीसरा वर्ण है च छ ज, तो ये विसर्ग ओ बन जाएगा तो ये हो जाएगा मनोज। अब देखिए जैसे एक पांचवें वर्ण से मिला दें तो मन धन नयन, ये देखिए पांचवा वर्ण से मिला विसर्ग, विसर्ग अपने किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से मिला है और विसर्ग के पहले अ है तो विसर्ग ओ हो जाएगा तो ये हो जाएगा मनोनयन। एक और देख लीजिए ह वाला, मन धन हर बराबर अब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा मनोहर। आगे चलते हैं अगले सूत्र के तरफ जो आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र होगा। देखिए हम सारा सूत्र आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं सूत्रों का जिक्र कर रहे हैं। आप एक बार संपूर्ण वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ेंगे समझ में नहीं आएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि संधि के सबसे पहले स्वर फिर व्यंजन और फिर विसर्ग पढ़ेंगे और वर्ण को अच्छे से पढ़ेंगे तो संधि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला सूत्र कह रहा है सस जुसोरु, सूत्र का नाम है, आखिरी सूत्र है ये सस जुसोरु। देखिए ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है और विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर
अन्य कोई स्वर हो, यानी अन्य स्वर, यहां लिख दे रहे हैं अन्य स्वर, अन्य स्वर, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व या कोई स्वर हो। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा होना चाहिए, चौथा वर्ण होना चाहिए, पांचवा होना चाहिए, य, र, ल, व या कोई स्वर होना चाहिए, इसमें ह नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो विसर्ग है ये र बन जाता है, विसर्ग र बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लें, निह धन जन। अब देखिए ये विसर्ग के पहले अ या आ नहीं है, विसर्ग के बाद ये तीसरा है, तो विसर्ग को र बनाएंगे तो ये हो जाएगा निर्जन। एक और उदाहरण देख लीजिए, निह धन आहारम, निधन आहारम। अब ये र विसर्ग बनेगा, विसर्ग र बनेगा, विसर्ग ये जो है र बनेगा, तो ये हो जाएगा नी, और र आधा होगा, ये आ आएगा तो इसको पूरा कर लेगा, नीराहारम। तो इस तरह से निर्जन, निर्जन, निर्झर, निर्मम, निरुपाय, निरर्थक, निर्दोष, दुर्दशा, दुर्गुण, ये सब ये उदाहरण इसमें आते हैं। सस जुसोरु, इसको नहीं समझ में आएगा तो ससुर का र पढ़िएगा, यानी सस जुसोरु सूत्र का र। आ मनोज, यशोदा, सरोज वगैरह को हंसी आएगा तो मनोज की संधि हंसी च सूत्र से, क्योंकि आपके क्वेश्चन टेट के ऐसे ही बनते हैं कि मनोज की संधि किस सूत्र से हुई है, तो आपको बताना होगा हंसी च। तो मनोज हंसेंगे, सरोज हंसेंगे, यशोदा हंसेंगी, तो ये सब लोग हंसेंगे हंसी च। आ ससुर का र, आ विसर्जनीय से स मने श, तालव्य वर्ण के साथ तालव्य श, मूर्धन्य वर्ण के साथ मूर्धन्य स, और दंत वर्ण के साथ दंत स होगा। अवासरी मतलब तीनों स। आ ईदू दू बुदू नहीं समझ में आएगा तो वैसे पढ़िएगा, ईदू दूदू, ईदू दूदू, ईदू दूदू, ईदू दूदू पदस्य, ईदू दू उपदस्य, यानी ई और ऊ के बाद, अरे जो क के साथ स, प के साथ स, और स ख के साथ स, और क ख प फ के साथ स, यानी स क के साथ, स ख के साथ, स प के साथ, स फ के साथ आए तो आप वो समझ लीजिएगा ईदू दू पदस्य शा प्रत्यय सूत्र से हुआ। तो इस तरह से हम जो मोस्ट आपके नियम थे वो सब सूत्रों से बता दिए हैं। आप ज़रूर पूरा वीडियो पढ़ेंगे और अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।